उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के 5 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जहां से शुरू होता है वहां जमहूरियत खत्म होती है। एक ट्वीट में उमर ने लिखा, जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारे कल्चर में है। हिंदुस्तान जमहूरियत की मां है, हिंदुस्तान जमहूरियत का मंदिर है। इन अल्फाज के साथ आलमी सतह पर तज़किरा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर ने मरकज के ज़ेर इंतजाम 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएमओ में मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को यह सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है वो हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा यह निर्णय चुनाव आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स रहते हैं। वहीं पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की तायीद की है। सोनू ने कहा कि यह सच है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 सालों से बुनियादी जमहूरी हकूक से महरूम है। उन्होंने कहा कि पीडीपी हुकूमत से आर्टिकल 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती है। 5 साल पहले जो सरकार जब टूटी थी गवर्नर रूल लगा था, तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रूल किया है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसको ख़त्म किया। अब मुझे आप बताइए कि आज जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी, जिसको स्टेट से यूटी तब्दील किया, आज इसको चला कौन रहा है? लोगों की सुनवाई कोई नहीं है। बाबू तंत्र जहाँ हावी है, ब्यूरोक्रेसी जहाँ सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं चलता है, सुबह फैसला लेते हैं शाम को वापस करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी वाकया में जम्मू कश्मीर में नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हमारी असेंबली नहीं है। और अब ये कहते हैं जी आप पंचायत को या म्यूनसिपलिटी को डेमोक्रेसी नहीं मानते। भाई है वो 3 टायर है। भाई आप मुझे बताइए, ये असेंबली को डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, एमएलए को डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं है तो बाकी स्टेटों में क्यों चुनाव कराते हैं? तो ये मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ मैं समझता हूँ कि धोखा जो है वो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल जम्मू से और सरोज कफील श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार ये मांग पहले भी की जा रही थी कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट है सिटीजन्स का, और अब जब 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड है ये कि जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में ही इतना लंबा अरसे तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। मनोज जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी इलेक्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी था जम्मू कश्मीर में जो हालात थे उन हालात को कैसे काबू में लाया जा सकता है। जहाँ जिस तरह की कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, अगर पथराव के वाक़यात देखें वो कितने थे, मिलिटेंसी के जो वारदातें थी वो किस हद तक बढ़ गई थी, और उसके साथ साथ जो बाकी जो तशद्दुद वाक़यात होते थे उनमें उनको काबू में लाना मरकजी सरकार की पहली तरजीह रही है, प्राथमिकता रही है। हाँ, उसके बाद मरकजी सरकार ने ये ऐलान भी किया है, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एट द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि जम्मू कश्मीर में हम इलेक्शन करवाएंगे, जैसे ही हालात बेहतर होते हैं उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। और यही मांग आज जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या बाकी पार्टीज हों, वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। बीजेपी कहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए हरी झंडी दिखाएगा, वो इलेक्शन अनाउंस करेगा तो पार्टी तैयार है। लेकिन अपोजिशन पार्टियां लगातार सवाल पूछ रही हैं कि अगर सरकार ये कह रही है कि अब हालात ठीक हो चुके हैं, अगर पहले हालात खराब थे तो उसके बाद ये कहा जाता था कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक इलेक्शन करवाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर अब इलेक्शन हालात ठीक हो चुके हैं तो फिर असेंबली चुनाव क्यों नहीं कराए जाते? हमने देखा कि पिछले दिनों जैसे ही यहाँ ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई, ये कहा गया कि एलजी मनोज सिन्हा से मैंने एक सवाल पूछा था 2 महीने पहले ये कि यहाँ जो यूएलबी के चुनाव हैं और पंचायत के चुनाव हैं तो वो चुनाव कब कराए जाएंगे, क्या समय पे होंगे? तो उनका ये कहना था कि वो अपने समय पे होंगे। तो अब अपोजिशन पार्टियां लगातार ये सवाल पूछ रही हैं कि अगर सरकार ये कहती है
कि जो चुनाव है, चाहे यूएलबीज के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, तो फिर असेंबली चुनाव पर अभी चुप्पी क्यों साधे हुए है, जिसका साफ तौर पर सरकार और बाकी जो पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी की अगर बात करें तो वो ये कहती है कि ये जो फैसला है इलेक्शन करवाने का वो किसी सरकार का नहीं होता। हालांकि सरकार उसमें एक बहुत बड़ा पक्ष रखती है, सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताए कि क्या हालात ठीक हैं या नहीं है, किस तरह के इनपुट सरकार के पास होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझा करेगी। और उसके बाद जाहिर है कि जो यहाँ का जो सेटअप है हमारे पूरे मुल्क का, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही फैसला करता है कि आखिर चुनाव होंगे, कब होंगे, किस तरह होंगे। हमने देखा कि कई स्टेट्स हैं या कई इलाके ऐसे हैं जहां फेजेज में चुनाव कराए जाते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां एक ही फेज में चुनाव कराए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो उस प्रदेश की या उस यूटी की जो परिस्थितियां होंगी उनको ध्यान में रखते हुए, उनको जहन में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि चुनाव कब होगा, किस तरह से होगा। हाँ, ये जरूर स्टेट में या फिर यूटी में सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन करवाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि नहीं। सरोज, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हालात बेहतर हो चुके हैं, हालात में अब बहुत ही ज्यादा बेहतरी आ चुकी है, और ऑपोजिशन लीडर जो वो यही सवाल कर रहे हैं कि जब बेहतरी आ चुकी है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। जब इलेक्शन का हम सवाल पूछते हैं तो उसी टाइम क्यों कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए अभी जैसे हमारे सहयोगी मनोज भी कह रहे थे कि जब तक इलेक्शन कमीशन एक सोल बॉडी है जो ऐसा डिसीजन ले सकती है, और बार बार बीजेपी ये कहता रहा है कि हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपने आज भी देखा होगा कि जो एमओएस जितेंद्र सिंह है उन्होंने भी कहा कि हम लोग तैयार हैं। अब इट ऑल डिपेंड्स कि जो बीजेपी जो माफ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव के लिए जब रेडी होंगे, जब उन्हें लगेगा तो तब चुनाव किए जाएंगे। इसके मजीद हम ये भी कहना चाहेंगे मुनज़्ज़र कि जो ऑपोजिशन है, तभी शायद उन्हें ऑपोजिशन कहा जाता है क्योंकि उनका काम है क्रिटिसिज्म करना। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, स्पेशली एब्रिकेशन के बाद, जैसा भी मनोज कह रहे थे कि बहुत मुश्किल था कश्मीर की। जब आप बात करते हैं कश्मीर की, जो आपने सिचुएशन देखी है पिछले 30-32 साल से, यहाँ की उस सिचुएशन को टेम करना, उस पर काबू पाना, बखूबी आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से यहाँ काबू पाया गया है कि जिसके सीधे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आप टूरिज्म के फुटफॉल के हवाले से बात करें तो पिछले साल लगभग 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, और इस बार रिकॉर्ड फुटफॉल रहेगा, करीबन 2 करोड़ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है टूरिस्ट की। आप देख लीजिए कि जो G20 मीटिंग है, एक इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है, वो यहाँ पे मुनक़िद की गई, और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के आर्टिसंस को, और अपने आर्ट को या अपने इश्यूज को रिप्रेजेंट करने का। और उसके मजीद आपको बता दूं कि 30,000 से ज्यादा जॉब्स इस बार करीबन पिछले 5 साल में यहाँ के लोकल्स को मिली हैं, और 20,000 और जॉब्स ऐसे हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ, इलेक्शन नहीं हुआ है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की यहाँ पर बहुत काम हुए हैं, तरक्याती काम इंतजामिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिससे जम्मू कश्मीर में काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बार बार ऑपोजिशन लीडर और जो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी किया है वो ये सवाल है कि आखिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस कब होगी। जब हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो ये एक राइट है सिटीजन का कि इलेक्शन हो। मनोज, इस पर क्या कहेंगे कि बार बार ये सवाल सिर्फ इस बात पे नहीं कि इंतजामिया ने क्या काम किया है, ये राइट है जो सिटीजन को मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मुनज़्ज़र, आपने सही कहा कि हमारा भारत जो है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जम्मू कश्मीर में भी डेमोक्रेसी रही है। हाँ, यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से असेंबली को भंग कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पहले गवर्नर रूल लगा दिया गया, उसके बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ रूल कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि चूंकि जमहूरियत जो है वो रची बसी है जम्मू कश्मीर के लोगों के खून में, इसलिए वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जमहूरियत को बहाल किया जाए, यहाँ इलेक्शंस करवाए जाएं। वो बात एक तरफ जिस तरह से सरकार कह रही है, सरकार का ये कहना है, सरकार भी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाने चाहिए। जो डेमोक्रेसी है उसको ग्रास रूट लेवल पे ले जाना चाहिए। उसके तहत हम ये कह सकते हैं जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में, या यूएलबीज के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। हाँ, अपोजिशन का सिर्फ एक ही ये सवाल है कि आखिर अगर यूएलबी के चुनाव कराए जा रहे हैं, अगर पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं, तो फिर
असेंबली के चुनाव में इतनी देरी क्यों लग रही है। हालांकि इसमें भी साफ हमने कई बार जो सरकार के लोग हैं, चाहे वो मरकजी सरकार के हों, उनसे जब ये बात हुई तो उनका यही साफ बार बार यही कहना है कि जैसे ही हालात मुवाफिक होंगे, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर फैसला लेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को सभी पार्टीज को मानना पड़ेगा। जैसे कि आज जैसे उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया, उसके बाद जो पीडीपी का उसमें रुख सामने आया, उनका ये कहना है कि जहां जमहूरियत अभी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत है। हाँ, एक एक्सेसिबिलिटी की एक प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि जहां आप अगर ज्यादा मंत्री होते हैं तो लोगों की एक्सेस जो है वो ईज आउट हो जाती है, वो आसान हो जाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है आम लोगों को। लेकिन जो सरकार है, सरकार का भी ये पक्ष है, वो उनका ये कहना है, सरकार का ये मानना है कि जैसे हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन यहाँ चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, यहाँ पर असेंबली चुनाव भी होंगे। लेकिन जैसे आज भी जैसे मैं अभी पहले जिक्र कर रहा था, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि यहाँ जो है जहाँ के लोग जमहूरी जहनियत रखते हैं। पीडीपी ने भी ये कहा कि हाँ बिल्कुल यहाँ जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। अब एमओएस जो पीएमओ में है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि जहां चुनाव हूं, जैसे ही सरकार को लगेगा, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा। बिल्कुल मनोज, बार बार अगर ऑपोजिशन ये बात उठा रही है कि इलेक्शन होने चाहिए तो बीजेपी से इनकार नहीं कर रही है। बीजेपी भी यही कह रही है कि हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का है। सरोज, अगर हम लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन की बात करें तो अब उनकी मुद्दत जो है खत्म होने जा रही है। सितंबर अक्टूबर में उनकी मुद्दत खत्म होगी और माना यह जा रहा है कि नवंबर में फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे और जल्दी से ही इलेक्शन कराए जाएंगे। ऐसे में ऑपोजिशन का यह सवाल करना भी सही है कि अगर ये इलेक्शंस बराबर अपने टाइम पे किए जा रहे हैं और इतनी तेजी से कराए जा रहे हैं तो फिर असेंबली क्यों नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं मुनज़्ज़ा हम बात करें, अगर हम पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अभी इससे पहले भी जो इलेक्शंस हुए थे पंचायत के, वो पीसफुली कराए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि ट्रायल बेस पे प्रॉबेबली ये लोग देखेंगे कि पहले इन पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शंस के लिए तैयारियां होंगी। और उसके मजीद आपको कह दूं यहाँ पे कि ये जो पूरा डिसीजन है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। देखिए, आप हम या यहाँ की जो लोकल पोलिटिकल पार्टीज है वो तो अभी जाहिर सी बात है कहने को कहेंगे, जैसे अभी मनोज भी कह रहे थे कि जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है उसमें यही होता है कि चुनाव कब होंगे, जहां चुनाव होंगे वहां पे डेमोक्रेसी होगी। तो कहीं ना कहीं वो सही भी है, लेकिन जैसा आपने अभी खुद भी कहा कि जैसे बीजेपी है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, सब तैयार हैं, लेकिन क्या वजह है कि अभी इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। और इलेक्शन कमीशन का अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो भी यहाँ पे आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में उनकी एक टीम यहाँ डेलीगेट हुई थी, उन्होंने भी अपना एक सर्वे किया था। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि जो जनरल इलेक्शंस है यहाँ पे वो कब होंगे। जी बिल्कुल सरोज, ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का ही होगा। हालांकि इस पर भी ओपोजिशन पार्टियां और जो दीगर मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई थी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन, क्या मैटर करता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के हवाले से। बहरहाल उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि यूटी गवर्नमेंट वैसे भी जब इलेक्शन होती है उसके बाद डेमोक्रेटिकली आती है तो उस पर भी वैसे भी लिमिटेड उनके इख्तियारात होते हैं। बहरहाल बहुत सारे सवाल जो कि अपोजिशन की तरफ से किए जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है, जो कि पार्लियामेंट हाउस में भी वादा किया गया है कि जल्द अज जल्द असेंबली इलेक्शंस यूटी में कराए जाएंगे। मनोज कौल, सरोज कफील, दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सईद बशारत बुखारी ने न्यूज 18 JKLS से खास बातचीत में कहा कि उनके पास सजाद लोन के खिलाफ कुछ नहीं है, पार्टी छोड़ने की वजह जाती नहीं सियासी थी। उन्होंने कहा कि अभी तक मैं किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहा हूं, हालांकि मुझे बहुत सारी पेशकश मिल रही है। मैं वादी में बीजेपी की इंतकामी सियासत के बारे में आवाज उठाता रहा हूं, मैं बीजेपी में शामिल होने वाला नहीं हूं। कोई पार्टी अवाम से बड़ी नहीं होती है। मैं जल्द ही क्रीरी में अपने लोगों से मिलने जा रहा हूं। सजाद लोन के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात है। हमारे नुमाइंदे सरोज कफील ने सईद बशारत बुखारी से खास बातचीत की, देखते हैं। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है पिछले दो दिनों से काफी ज्यादा खलबली छाई हुई है और उसकी वजह जो है पार्टी के एक्स सीनियर लीडर बशारत बुखारी साहब का स्टेटमेंट। आपने देखा होगा उनके एक स्टेटमेंट के बाद तुरंत 12 घंटे के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसपे लिखा जाता है कि सईद बशारत बुखारी जो क्रीरी पट्टन से उनके लीडर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पार्टी से बेदखल किया जाता है और उसकी वजह ये दी जाती है कि सईद बशारत बुखारी पार्टी के एंटी एक्टिविटीज में मुलविस थे। कई सारे सवाल हैं
उन सवालों का जवाब आज खुद सईद बशारत बुखारी देंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताएं, व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन यू एंड सजाद लोन? ऐसा क्या हुआ? लोग जानना चाहते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जानना चाहती हैं। ये आयरनी हो जाती है। फिर पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आयरनी हो जाती है बिकॉज ऐसा जब आप बाहर आते हैं किसी चीज से, फिर प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि आप ज्यादा ना बोलें, मुनासिब नहीं लगता है। ठीक है ना, जहां इंसान बैठता है, दिन गुजारे हैं, 2 साल 2 साल गुजारे हैं, बैठे हैं, बातें की हैं, तो देन डजंट लुक नाइस कि आप सारा। हाँ, इतना है कि जाती तौर तो कुछ नहीं होता है, जाती तौर सबसे ताल्लुक है। इवन अगर बाकी पार्टीज भी हैं, उनके लीडर भी जब मिलते हैं तो बड़े गर्म जोशी से मिलते हैं। हाँ, सियासी तौर इख्तलाफात हो सकते हैं और होना लाजिम भी है, जायज भी है, वही ग्रोथ है। और डिस्कोर्स में जब आप डिस्कोर्स करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उसमें अगर आपको लगता है कहीं कि इख्तलाफ है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत सेहतमंद चीज है। क्योंकि अदरवाइज अगर इख्तलाफ ना हो, बातचीत ना हो, तो फिर आप डेड हैं, यू आर ए डेड पर्सन देन। तो मैं इसको अच्छी नजर से ही देखता हूं। बशारत साहब, ये कहें, हमें अभी कई सारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे 2024 के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आप किसी को अप्रोच कर रहे हो? अगर मैं आपको कहूंगा कि कोई अप्रोच नहीं कर रहा तो गलत होगा, लेकिन कहना मुनासिब नहीं है। बिकॉज जब आप मैदान में हैं तो अप्रोच भी, वो भी, ये चीजें चलती रहती हैं। अल्टीमेटली मैं एक ही चीज इसमें सब में देखता हूं कि इंसान सीख जाता है, इंसान का तजुर्बा बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, और वो जो नॉलेज होता है, अगर वो फिर सही ये इस्तेमाल हो बहबूदी के लिए, या जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, सियासी प्लेटफॉर्म पे जहां पे लोगों की बहबूदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर उस पे इस्तेमाल हो जाती है, काम आती है, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्रीरी में, वहां के लोगों का कुछ रिएक्शन, वो नहीं जानना चाहते कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा क्या ही हुआ, क्या वो वहां पे नहीं है? नहीं, एक चीज है कि वहां पे जितने भी हमारे ताल्लुक है, इवन नॉट इवन पार्टी के जो साथी हैं, इवन बाकी लोग जो हैं, जो वोट डालते हैं या जो आपके साथ चलते हैं, वो मेरे मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे उन पे एतबार है, उनको मुझ पे एतबार है। तो इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे, अभी मिले नहीं, अभी दूसरे ही दिन है, तो मिलेंगे, हम बात करेंगे, उनसे भी मैं पूछूंगा, उनसे भी जानूंगा, खुद भी बता दूंगा, तो फिर आपको बता देंगे। सजाद लोन जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई भी कहा था। अब उनमें क्या ट्रांसपायर हुआ है वो वही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खुल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स जो होते थे आपके, या आप कह लीजिए पब्लिक जो आपकी गैदरिंग्स होती थी, खुल के आप बेखौफ बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, तो कहीं ये बैकफायर तो नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं मान के चलता हूं कि यही बात है ना, लोगों को यही असासा होता है ना कि लोगों की बात करना। अब बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो किसके खिलाफ बोलूंगा, मुझे बताइए ना। सरकार वो चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनका, होम मिनिस्टर उनका, डिफेंस मिनिस्टर उनका। जम्मू और कश्मीर में आज की तारीख में डायरेक्ट रूल होम मिनिस्ट्री से है। अब आप किसके खिलाफ बोलेंगे? चीन के खिलाफ बोलेंगे क्या, कि शरद पवार जी के खिलाफ बोलेंगे, एनसीपी के खिलाफ बोलेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे? बीजेपी ने तो सारा कुछ कर लिया ना। जैसे हमारी सरकार जब गई, उसको असेंबली गई, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाता है, लेकिन असेंबली का नहीं होता है, फिर 5 अगस्त हो जाता है। और ये चीज जो हमारे पास थी, ये इलाक के बाद आई थी, यानी 2 पार्टीज के दरमियान एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था, जम्मू और कश्मीर एंड यूनियन ऑफ इंडिया। आप यूनिलैटरली उसको खत्म कर देते हैं। अब अगर आप ये चाहेंगे, सरोज जी अगर ये चाहेंगे कि बशारत बुखारी खुश होना चाहिए, तो गलत है, मैं तो खुश नहीं हूं, मैं तो बोलूंगा। या इसी तरह से फिर बाद की बातें, जो प्रॉब्लम्स है, जो बाकी मामलात हैं, जितने भी रोज की मर्रा के मामलात होते हैं, जिन पर सब आपको मालूम है, मैं तो हमेशा बोलता हूं पिछले 2.5 साल से, जब से हम छूट गए 2020 से, तब से तो लगातार बोलता है, हमें हर इशू पे बात की है, हर चैनल के साथ बात की है। तो इसलिए ये बात तो करनी है ना, तो बीजेपी तो आएगा, और कौन आएगा? उन्हीं के खिलाफ तो बोलना है। अगर ये गलत है या अगर गुनाह है, ये मैं कर रहा हूं और मुझे फख्र है इस गुनाह पे। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी को तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे? मैंने अभी कुछ भी, मैं सवाल ही नहीं, ज्वाइन करेगा तो सवाल ही नहीं। लेकिन भाई जिन लोगों ने लूट लिया आपको, क्या करेंगे आप? लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि मैं क्या कहां जाऊंगा, पर मैं अपने लोगों के साथ, साथियों से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अब इतना तजुर्बा किया, अब इस तजुर्बे को मैं आपको बता दूं, अब 3 पार्टीज में रह के बड़ा तजुर्बा हुआ।
ऑनेस्टली जो बशारत बुखारी आपके सामने है, अगर ये नहीं होता तो शायद ये बशारत बुखारी आपके सामने नहीं होता है, कम तजुर्बा होता है, लेकिन आज ज्यादा तजुर्बा है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपनी लेवल पे इस सारे तजुर्बे को, इसकी ये जो जहन की ग्रटा सांच इसमें डाल के, इसमें से जो सोच का जो भी आटा निकलेगा उसकी अच्छी तरह से वो लोगों की खिदमत की जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए, और ताकि अंदर के इंसान को एक इत्मीनान मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखू काबीना ने फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी गई, वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी बड़ा फैसला लिया गया। भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। गरीब छात्रों को 1% पर मिलेगा एजुकेशन लोन, इस पर भी फैसला हो गया है कैबिनेट की बैठक में। तो काफी अहम खबर आपको ये बता रहे हैं, हिमाचल से सुखू काबीना ने काफी अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए हैं। शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी गई है, वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है सुखू काबीना ने। गरीब छात्रों को 1% पर एजुकेशन लोन मिलेगा। हमारे नुमाइंदे रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी अहम फैसले लिए गए काबीना में, हमें इस पर जानकारी दे। जी हाँ, देखिए, जो सबसे बड़ा जो कयास लगाया जा रहा था, जो पिछले कैबिनेट में नहीं आया, कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, बजट में जो घोषणा की थी, उस पर जो है कैबिनेट बैठक में जो है मोहर लगनी थी, वो मोहर आज लगी है। जो सबसे बड़ी खबर जो है छात्रों के लिए, जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए जो योजना की घोषणा की गई थी कि वो उच्चतर शिक्षा के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसके लिए जो छात्रों को एजुकेशन लोन दिया जाएगा, वो 1% ब्याज पर जो है दिया जाएगा। तो इसकी गाइडलाइंस भी जो है जारी कर दी गई है। इसके तहत बड़ी बात इसमें यह है कि जो एलिजिबल होगा इस एजुकेशन लोन लेने के लिए, उस छात्र के न्यूनतम जो है 60% अंक होने चाहिए, और उसे जो है अधिकतम 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और मात्र 1% ब्याज पर। और देखिए, एक और बड़ा फैसला यहाँ पर कैबिनेट ने लिया है कि हमने देखा था कि जिस तरह से दिसंबर माह में जो प्रश्न पेपर लीक मामला था, उसमें उसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि कुछ और परीक्षाएं भी जो हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं, तो उन्हें भी जो है रद्द कर दिया गया था। 2-3 पोस्ट कोड जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि उनकी जो परीक्षाएं हैं फिर से जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से करवाई जाएगी, और जिन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने माफ कीजिएगा, आवेदन किया था, उन्हें जो है किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी, और जो एलिजिबिलिटी जो उस वक्त थी, जो एज क्राइटेरिया उस वक्त था, वो ही जो है वो रहने वाला। ये फैसला कैबिनेट ने किया है। और इसके अलावा जो एसएमसी शिक्षकों का जो मुद्दा है, उस पर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन यहाँ पर सुखू कैबिनेट ने किया है, और शिमला डेवलपमेंट प्लान, जो नए सिरे से शहर किस तरह से बसना है, किस तरह से इसका विकास होना है, उस प्लान को जो है योजना दी गई है। काफी लंबा चौड़ा ये प्लान है, और उसमें खासकर जो कोर एरिया और ग्रीन एरिया में जो भवन बनने हैं, एटिक को लेकर जो समस्या जो बहुत सारे जो भवन मालिक हैं वो फेस कर रहे थे, उसका निदान इसमें किया गया। तो कुल मिलाकर ये कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। जो कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होना है, उसमें ये कैबिनेट ने ये फैसला दिया है कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको तेज किया जाएगा। जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहां पर देखिए, जो वहां पर कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो कॉलोनियां है, जो रिहायशी इलाका है, वहां पर भी जो है कुछ विरोध देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट ने अब मंजूरी दी है, तो जल्द बिल्कुल सुखू काबीना ने कई अहम फैसले लिए, और खासतौर से इसमें स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत है। 1% इंटरेस्ट रेट के हवाले से स्टूडेंट लोन दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए राहत, और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। रणबीर, तमाम तर जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।